जय हिंद, जय जोहार। आज है 17 जून 2025 और आज का समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ आज हाजिर हुए हैं वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो सबसे पहले जो 17 जून है, आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? तो आज का महत्वपूर्ण दिवस है मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। किस लिए मनाया जाता है? तो भूमि की रक्षा और जल संरक्षण हेतु मनाया जाता है। तो आज है मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली से रांची आ रहा विमान बीच रास्ते से वापस हो गया है। यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया हंगामा। कई यात्रियों ने रद्द कर दी अपनी यात्रा। तकनीकी खराबी दूर करने के बाद विमान को किया गया रवाना और रात 9:30 बजे रांची पहुंचे यात्री। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद विमान में सफ़र करने के दौरान यात्रियों का लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विमान संचालन कंपनी भी अलर्ट मोड में है। थोड़ी भी तकनीकी खराबी की आशंका होने पर विमान को या तो उड़ान भरने से रोक दिया जा रहा है या फिर आधे रास्ते से वापस लौटा दिया जा रहा है। तो यह है खबर। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो इजरायली राजधानी पर ईरानी मिसाइलों का कहर। जी हां, इजरायल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। ईरान ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए सोमवार को राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा पर बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में 8 लोग मारे गए हैं और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। हमलों में इजरायल के कई अपार्टमेंट और मकान भी बर्बाद हुए हैं। तेल अवीव पर बड़े हमले में 8 लोग जो है मारे गए हैं। उसी के साथ इजरायल ने ईरानी विदेश मंत्रालय के भवन को भी निशाना बनाया है। इसी के साथ ईरानी हमले में अमेरिकी दूतावास की इमारत भी क्षतिग्रस्त हुई है। अमेरिका इजरायल नहीं रोक पा रहे हैं ईरान की मिसाइलें। जल्द ही एनपीटी से हटेगा ईरान। ईरान ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर आने के लिए जल्द ही संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। यह संधि हस्ताक्षरकर्ता देश को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकती है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ऑपरेशन नारकोस में 56 किलो गांजा किया बरामद। जी हां, आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत 56 किलो गांजा बरामद किया है। कमांडेंट पवन कुमार के नेतृत्व में आरपीएफ लगातार सतर्क और सक्रिय है। आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन नारकोस के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया गया। इस दौरान नशीली वस्तुओं की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए ट्रेन संख्या 15027 एक्सप्रेस संबलपुर गोरखपुर के आगमन पर प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर सघन चेकिंग की गई। ईरान इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालेगा भारत। जी हां, ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने दोनों देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। युद्ध प्रभावित क्षेत्र में भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। भारत दोनों देशों के संपर्क में है, जबकि इजरायल और ईरान स्थित भारतीय दूतावासों ने अपने एक्स हैंडल पर एडवाइजरी भी जारी किया है। युद्ध से प्रभावित जगहों से भारतीय छात्राओं को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया जा रहा है। हालात पर है नज़र। अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए चल रही है बात। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की आप बीती 3 दिन से नहीं सो पाए हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो रांची स्थित ओरमांझी प्रखंड से है। तो ओरमांझी प्रखंड के 23 जनजाति बहुल गांव योजनाओं से किए जाएंगे आच्छादित। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सदमा में लगा है शिविर। भारत सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सोमवार को प्रखंड के सदमा पंचायत में एक शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्देश्य जनजातीय समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना था। जानकारी के अनुसार ओरमांझी प्रखंड के 23 गांवों को जनजातीय बाहुल गांव के रूप में चयनित किया गया है और इन गांवों के सभी निवासियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 16 जून से 30 जून तक कार्य दिवसों में प्रतिदिन शिविर आयोजित किए जाएंगे।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो डुमरी वीडियो समेत 4 पर एफआईआर के बाद उठा पंचायत सेवक का शव। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले डुमरी प्रखंड के पंचायत सेवक सुखलाल महतो के मामले को लेकर सोमवार को आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने रविवार की रात को ही सुखलाल के शव को बीडीओ कार्यालय के मुख्य गेट पर रख दिए और सोमवार दोपहर तक शव को रखकर सैकड़ों ग्रामीणों, स्वजन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि डुमरी वीडियो अन्वेषा ओना समेत दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। कार्रवाई की मांग को लेकर बीडीओ कार्यालय के सामने शव रखकर किया गया प्रदर्शन। पंचायत सेवक की मौत के बाद धरना स्थल पर वार्ता करते अधिकारी व डुमरी विधायक देख सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था पहलगाम हमला, आतंकवाद पर लगाम की कोशिश। दुनिया भर के देशों में वित्तीय लेन देन पर कड़ी नजर रखने वाला 40 से अधिक देशों का संगठन होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए फिर से निगरानी सूची में डाल सकता है और भारत इसके लिए पहले से प्रयासरत है और FATF के हालिया बयान के बाद इसकी संभावना बढ़ती नजर आ रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए FATF ने कहा है कि इस प्रकार का आतंकी हमला बिना वित्तीय मदद के संभव नहीं है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। FATF ने हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन वित्तीय मदद की बात से उसका स्पष्ट इशारा इस्लामाबाद की ओर है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो 1 अप्रैल को घरों की गिनती से शुरू होगी जनगणना। जी हां, 2011 में जनगणना के 16 साल बाद गृह मंत्रालय ने सोमवार को अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। कितनी होगी? 16वीं जनगणना होगी। लद्दाख जैसे बर्फीले इलाके में 1 अक्टूबर 2026 और देश भर के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 की संदर्भ तिथि के साथ जनगणना की जाएगी। देश भर से जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए इस प्रक्रिया पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। जनगणना 2 चरण में होगी। 1 अप्रैल 2026 को घरों की गिनती के साथ जनगणना शुरू हो जाएगी और घरों की गिनती का काम 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। 9 फरवरी से 1 मार्च 2027 तक व्यक्तियों की गणना होगी। इसी के साथ अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर की रात ठीक 12 बजे यानी 2026 से होगी। उक्त इलाकों को छोड़कर शेष भारत के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 28 मार्च की रात ठीक 12 बजे से 2027 से होगी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो परमाणु जखीरे की संख्या और गुणवत्ता में भारत ने दी पाक को मात। तो परमाणु क्षमताओं के मामले में भारत पाकिस्तान पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि 1 दशक पूर्व तक स्थिति यह थी कि पाकिस्तान के पास भारत में अधिक परमाणु हथियार हुआ करते थे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी थिंक टैंक यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के परमाणु हथियार 2025 में 180 हो गए हैं, जो 2024 में 172 थे। यही नहीं, भारत ने परमाणु हथियार प्रक्षेपित करने की उन्नत प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कैनेस्टियाज्ड मिसाइलें शांति काल में भी संभवतः परमाणु हथियार को ले जा सकती है। कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइलों में परमाणु हथियार पहले से लगाए जा सकते हैं और उनका परिवहन अधिक सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार देख सकते हैं जनवरी 2025 तक परमाणु हथियार का जो आंकड़ा है इस प्रकार है। अमेरिका सबसे सर्वोच्च स्थान लिए हुए है, जो कि तैनात हथियार 1770 है, जबकि कुल हथियार जो है 5177 है। हमारा देश जो है भारत यहाँ पर स्थित है, उसके बाद पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया, इजराइल और यहाँ पर देखा जा सकता है कि कुल परमाणु हथियार पूरे विश्व में 12,241 है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो भारत आ रहे 2 ड्रीम लाइनर तकनीकी खराबी के चलते वापस लौटे। तो अहमदाबाद में बोइंग ड्रीम लाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों बाद भारत आने वाले 2 ड्रीम लाइनर विमानों को तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हांगकांग और लंदन वापस लौटना पड़ा। हांगकांग से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान सोमवार को उड़ान भरने के 1 घंटे के भीतर ही अपने मूल हवाई अड्डे पर लौट गया, क्योंकि पायलट को इसमें तकनीकी समस्या का संदेह था। एयरलाइन ने कहा कि विमान संख्या AI315 हांगकांग में सुरक्षित उतार गया है, जबकि विमान की जांच की जा रही है। विमान हांगकांग से दोपहर 12:16 बजे रवाना हुआ और इसे भारतीय समयानुसार दोपहर 12:20 बजे दिल्ली उतरना था। अगली खबर की ओर चलते हैं तो बदलते परिदृश्य में मोदी ने दोहराया, यह युद्ध का युग नहीं।
तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुआ, जबकि रक्षा संबंध बढ़ाने पर सहमति बताई गई है। साइप्रस के एकीकरण का किया समर्थन और भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। साइप्रस ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत का किया पूर्ण समर्थन। तो ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के विकराल होती स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर इस बात को दोहराया कि यह युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने ईरान, इजरायल और यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में कहा कि इनका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी होने का खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात साइप्रस में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस तृतीय से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस तृतीय। इसे भारतीय के कूटनीतिक रिश्तों की मजबूती और दुनिया भर में बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार ये अगली खबर की ओर चलते हैं। तो जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है नीट यूजी की काउंसलिंग। इस मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिला से जुड़ी नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और अंडर ग्रेजुएट का परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को अब काउंसलिंग को लेकर इंतजार है, जो कि जुलाई के दूसरे हफ्तों से शुरू हो सकती है। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से दिया है इस्तीफा। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 45 वर्ष की अपनी सरकारी सेवा के दौरान कई कार्यभार संभाले। केरल कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमिताभ कांत को जुलाई 2022 में भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया था। आईना है महाराष्ट्र का घोटी ग्राम पंचायत का OSR मॉडल। स्थानीय निकाय प्रति व्यक्ति OSR का राष्ट्रीय औसत मात्र 59 रुपये, तो महाराष्ट्र की इस पंचायत में करीब 1300 रुपये। अद्वितीय है छत्रपति संभाजी नगर की पाटोदा ग्राम पंचायत का सुशासन। सामाजिक सुधारों की भी जलाई है मिसाल। तो प्रत्येक घर चुकाता है जल और संपत्ति कर। यह चुनौती दशकों पुरानी है। शहरी और ग्रामीण निकाय आत्मनिर्भर कैसे बने? सरकारी अनुदान पर निकायों की निर्भरता को लेकर नीति आयोग की भी चिंता जता चुकी है, लेकिन शायद इच्छा शक्ति या सोच की ही कमी है कि यह संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की कुछ ग्राम पंचायतें देश भर के निकायों को आईना दिखा रही है, कहें कि उम्मीद की राह दिखा रही है। देश की ग्राम पंचायतों को OSR अपने संसाधन से आय का राष्ट्रीय औसत जहां मात्र 59 रुपये है, वहीं नासिक जिले के इगतपुरी तालुका की घोटी ग्राम पंचायत में यह आंकड़ा 1300 रुपये है। इस प्रकार से अगले खबर की ओर चलते हैं। गोवा से टेकअप के बाद नीचे आने लगा विमान, यात्रियों की अटकी सांसें। देखिए फिर से जो है हवाई जहाज की दुर्घटना से संबंधित खबर है। गोवा से लखनऊ आ रहे इंडिगो एयरलाइन के विमान यात्री सोमवार को उस समय घबरा गए जब विमान टेकऑफ करने के बाद ऊपर की जगह नीचे की ओर जाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ ने स्थिति को नियंत्रित किया और सभी यात्री को सुरक्षित चौधरी चरण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ में लैंड कराया गया। जेद्दा से 242 हज यात्रियों को ला रहे सऊदी विमान के पहिए से निकला है धुआं। लखनऊ एयरपोर्ट विमान के पहिए से निकलता धुआं। बड़ोदरा और रांची के लिए उड़ान भर चुके विमान की एहतियाती लैंडिंग करवाई गई है, जबकि जयपुर में शारजाह के लिए उड़ान भरने के पहले विमान में आई तकनीकी खराबी। अगली खबर की ओर चलते हैं। भूगर्भिक हलचल शुरू होते ही मिल जाएगी भूकंप की चेतावनी। जी हां, भूकंप की सटीक पूर्वानुमान करना संभव नहीं है, लेकिन इसकी पूर्व चेतावनी से जान माल का नुकसान अवश्य कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी NCS अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित कर रहा है। जापान और ताइवान की विश्वस्तरीय तकनीक के सहयोग से NCS ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे जमीन के भीतर फॉल्ट लाइन पर भूकंप की पहली हलचल यानी P वेव होते ही केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में संकेत आ जाएंगे। इसी के बाद भूकंप के झटके यानी S वेव यानी सरफेस वेव लगने से पहले कुछ ही क्षणों में इसका अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यह है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड का 250 किलोमीटर भूभाग अति संवेदनशील है, जो कि भूकंप के लिए लिहाज से अति संवेदनशील घोषित किया गया है।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए राजस्थान में काटे काटे गए खेजड़ी के 60,000 पेड़। जी हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण के लिए यह बहुत ही विपरीत जो है खबर है, जो कि यह है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सौर ऊर्जा संयंत्रों का स्थापना तेजी से हो रही है और इसके लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी यानी प्रोसोपिस सिनेरिया के पेड़ों की कटाई की जा रही है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और फलौदी जिलों में हजारों पेड़ काटे गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि 3 वर्षों में 32,000 बीघा जमीन से करीब 60,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री से की कठोर कानून बनाने की मांग। पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने दी थी प्राणों की आहुति। वहीं बंजर जमीन में लगने वाले खेजड़ी के पेड़ पर्यावरण संतुलन तो बनाए ही रखते हैं, इसके फल से ग्रामीणों को सब्जी बनाते हैं, इसके पत्ते जानवरों के चारे के काम आते हैं। 1730 में जोधपुर में तत्कालीन महाराज अभय सिंह ने अपना नया महल बनाने के लिए जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया तो इस पर अमृता देवी बिश्नोई नामक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पेड़ों की रक्षा के लिए इतने लोगों का मौत के बाद महाराजा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगी और पेड़ों का कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो तट रक्षक बल को मिला स्वदेशी तीव्र गश्ती पोत अचल। यानी भारतीय तटरक्षक बल को सोमवार को स्वदेशी तीव्र गश्ती पोत अचल मिल गया है। इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 60% स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार किया गया है। यह रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो मई में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात 2.8% बढ़ गया है। पिछले महीने कुल निर्यात 71.12 अरब डॉलर रहा और देश के सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन पहले की तरह जारी है। 2.17% घटकर 38.73 अरब डॉलर रहा वस्तु निर्यात मई 2025 में। 32.39 अरब डॉलर रहा पिछले महीने के दौरान देश का सेवा निर्यात, जबकि 54.10% की बढ़ोतरी रही इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स निर्यात में। भारत से अमेरिका को निर्यात 16.9% बढ़ा, जबकि 9 जुलाई से पहले अमेरिका के साथ मिनी डील की कोशिश की गई है। ईरान इजरायल युद्ध लंबा हुआ तो व्यापार होगा प्रभावित, कहना है निर्यातकों का। अगली खबर की ओर चलते हैं तो पिछले महीने बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई है। देश भर में 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर अप्रैल के 13.8% बढ़कर मई में 15% हो गई है। तो पिछले महीने के शुरुआत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वास्तविक समय में देश में नौकरियों के लिए मात्र पात्र लोगों में बेरोजगार लोगों के अनुपात की निगरानी के प्रयासों के तहत पहला मासिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS जारी किया है। अंडमान के समंदर में कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला है, कहना है पुरी का। जबकि अंडमान के समुद्र में भारत को कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि यह पेट्रोलियम भंडार गुयाना में मिले कच्चे तेल के रिजर्व के बराबर लग रहा है। फिलहाल इस भंडार पर शोध चल रहा है और इसे निकालने और तरीकों पर काम किया जा रहा है। अगर यह मिल जाता है तो अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि में काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना है भारत। तो बुद्ध का देश भारत हमेशा शांति में यकीन रखता है, लेकिन अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए भय बिनु होय ना प्रीत का भी पालन करता है। अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत आत्मनिर्भरता के साथ जरूरी रक्षा हथियारों की वह बेहिचक खरीद भी कर रहा है। हथियार के निर्यातकों में शीर्ष है अमेरिका, जबकि सिपरी के अनुसार 2020-24 में हथियारों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता 25 देशों की हिस्सेदारी हथियारों के कुल वैश्विक निर्यात में 98% रही। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा। वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 43% रही। 9.6 हिस्सेदारी के साथ फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा। हथियार के निर्यात के मामले में रूस तीसरे स्थान पर रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आयात करने वाला है, यहाँ पर हथियार आयात करने वाला शीर्ष 10 देश हैं, जिसमें कि यूक्रेन सबसे पहले है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है, कतर तीसरे नंबर पर है।
इसके साथ अगले खबर की ओर चलते हैं। तो हमारे परमाणु बम हमारे लिए हैं, पाक ने ईरान की उम्मीदों पर फेरा पानी। ईरानी अधिकारी ने किया था दावा, पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु हमले का दिया है आश्वासन। हालांकि दावे के कुछ ही घंटे बाद पाक ने इससे इनकार करते हुए खबर को फर्जी करार दिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो पेरिस एयर शो में अपने पवेलियन बंद किए जाने से इजराइल नाराज हो गया है। फ्रांस की तरफ से पेरिस एयर शो में अपनी 4 प्रमुख कंपनियों के पवेलियन बंद किए जाने पर इजराइल ने नाराजगी जताई है। फ्रांस ने इजरायली कंपनियों को प्रदर्शनी से आक्रामक हथियारों को हटाने का निर्देश भी दिया है। एयर शो में एयर शो में भारत की ताकत दिखेगी। पेरिस ANI यानी एयर शो में भारत की भी रक्षा ताकत दिखेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एरोस्पेस व नवाचार रक्षा नवाचार में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। अगली खबर में है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर 5 स्थानों पर बोला है हमला। सेना की ओर से लगाए गए निगरानी कैमरे को भी नष्ट कर दिया है। BLA के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कोलंबो में 5 अक्टूबर को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। जी हां, भारत और पाकिस्तान की टीमें महिला वनडे विश्व कप मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में तटस्थ स्थल पर एक दूसरे का सामना करेंगी। ICC ने सोमवार विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो JJ स्पोन ने जीता पहला मेजर खिताब। जी हां, अमेरिकी गोल्फर JJ स्पोन ने रविवार को US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में अपनी पहली मेजर चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। इसी तरह के हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। और यदि आप UPSC JPSC और अदर स्टेट PCS के एस्पायरेंट्स हैं तो हमारे इस चैनल में चैप्टर वाइज क्लासेस ली जाती है, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कृपया यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।